Hello and welcome dear students to Unacademy J channel. I am Samir Sincholikar, your mathematics mentor and this is our lecture number 12 of trigonometry. और आज यहाँ पर डिस्कशन फाइनली होने वाला है ग्राफ्स के लिए और आपको आज जिस तरीके से ग्राफ समझ में आएंगे आई गेस आज तक आपने इस तरीके से कभी समझे नहीं होंगे बिकॉज ऑन Unacademy J चैनल along with the best of educators you also have the best of the technology to help you visualize the concepts जो आपको यहाँ पे दिक्कत आगे चल के दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे ग्राफ्स के साथ साथ उनके ट्रांसफॉर्मेशंस भी आज के ही लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करके और डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां पर जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ग्राफिकली आंसर्स निकालना ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है जेई के क्वेश्चंस को टैकल करने का. वो आज के बाद आपको यहाँ पे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे हम पहले कुछ फंक्शंस पढ़ चुके हैं जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, लॉग फंक्शन. अगर किसी ने मिस कर दिया है तो फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज़ वाले पोर्शन को आपने देखना चाहिए. ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप ग्राफिकली बड़े आसानी से टैकल कर पाओगे. ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन. एंड बिफोर यू प्रोसीड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने यहां पर इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि आपके साथ में यहां पर जो सारे के सारे टीम मेंबर्स हैं बहुत अमेजिंग कंटेंट शेयर कर रहे हैं. आपको यहां पर जेई के तैयारी के लिए इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता. दिस इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल जहां पर आपको यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के ही लेक्चर्स वो भी यहां पे डेडिकेटेड तरीके से रेगुलरली मिलते हैं. आप यहां पे अपनी पूरी पढ़ाई एक साथ जो है डेडिकेशन के साथ में कंप्लीट कर सकते हो. आपको बस यहां पे रेगुलरिटी मेंटेन करने की जरूरत होती है. और साथ ही साथ बच्चों आप अगर हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हो देन वी ऑल आर प्रेजेंट हियर ऑन टेलीग्राम ऐप. आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करो और कैसे कर सकते हो, tinyurl.com/unacademychat लिखोगे तो आपको अनअकैडमी जेई नाम के जो है ग्रुप में शामिल होने को मिलेगा विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम जहां पर आप के साथ में हम रेगुलरली नोट्स और अपडेट्स भी शेयर करते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट एटलीस्ट जिनको यहाँ पे शेड्यूल और लेक्चर नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं अभी पता नहीं है. ऑलराइट, एंड as important as the telegram group यहां पर next important is tinyurl.com/jmobile. आपको ये लिंक बच्चों अब अच्छे से याद हो गई होगी. जो यहां पर नए हैं वो इस लिंक को नोट जरूर कर लें और या फिर अभी के अभी अपने मोबाइल में इसको ओपन करके देखें कि क्या होता है. तो बच्चों आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे ही लेक्चर्स जो है हमने जो डिलीवर किए थे वो एक साथ मिल जाएंगे. आपको इनके नोट्स भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे. दैट इज हाउ अमेजिंग दिस सिंगल लिंक इज. तो इसको यूज जरूर करो. स्पेशली यहां पर जो बच्चे यहां पे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जो यहां पे तेजी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं वो यहां पर जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनको यूज करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं. इट इज टोटली फ्री एंड इट इज एंटायरली कंप्लीट. तो अनअकैडमी जेई चैनल पे ऑलरेडी आपको यहां पे जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट है. हम यहां पर जेई लाइव डेली 2.0 में कर क्या रहे हैं, हम उसी कंटेंट को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि आज के लेक्चर में आपको जो डिस्कशन मिलेगा वो आपको इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा. ऑलराइट, सो आज का सेशन काफी अमेजिंग होने वाला है. और बच्चों साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास में एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप सब बच्चे हम सब टीचर्स से लाइव पढ़ सकते हैं ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म. लेकिन आपको अगर यहाँ पे ईयर लॉन्ग क्लासेस लेनी है, हमारे जो कोर्सेस हैं उनको अटेंड करना है देन यू विल हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन. लेकिन अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्दर क्योंकि आप अनअकैडमी जेई के स्टूडेंट हो, आप ऑलरेडी मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे अपनी जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है फर्दर 10% से रिड्यूस कर सकते हो. And that will make your subscription cost as 32,400 and that is really amazing. ये जो है ये प्राइस आई गेस सारे ही बच्चे एक बार देखें और एक बार इसको कंपेयर करें कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए आज की डेट में बाकी स्टूडेंट्स कितना पे कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ व्हाट अनअकैडमी इज एक्सपेक्टिंग. तो यहाँ पर ये बेसिक प्राइस के साथ में बच्चों अब आपको घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिल सकता है. देन आई गेस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, स्पेशली इन दिस केस जब यहाँ पे लॉकडाउन अभी अभी खत्म हुआ है एंड वी आर रियली नॉट श्योर कि यहाँ पर हमने बड़े बड़े क्लासरूम्स में जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ट्रैवलिंग करके जो है दूसरी सिटी में जाके क्लासेस एक्चुअली लेना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देन आई गेस this even increases the importance of online education in today's date. तो आपने इसको एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए. बस इसी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसके पहले के जो भी लेक्चर्स बच्चों अगर आपने बाय चांस मिस किए हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिलेंगे. आप उनको देख के अपनी पढ़ाई यहाँ पे पूरी तरह से कर सकते हो.
ठीक है, स्टार्ट करें सारे बच्चे, यहाँ पे रेडी हैं? हमें यहाँ पे अब पढ़ना स्टार्ट करना है ग्राफ्स के बारे में, लेकिन जो यहाँ पर एक टर्म हम यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे ध्यान से देख लें सारे बच्चे। हम यहाँ पे ग्राफ पढ़ने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ हमको पढ़ना है, लेकिन अभी तक हम क्या बोलते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ पे जो चैप्टर होता है बुक में, जिस चैप्टर का आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको फंक्शंस बोलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फंक्शंस का बेसिक आइडिया मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में आपको दे दिया है। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि फंक्शन बेसिकली करता क्या है। कोई एक पर्टिकुलर इनपुट लेता है और उस इनपुट को यहाँ पे कुछ तो चेंजेस करके और अपना एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर के अंदर अगर आप 2 डालोगे तो वो कुछ तो करके उसको 4 बना के आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, वैसे अब यहां पर जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, हम उनको फंक्शंस जैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में साइन एक्स जो है वो एक बेहतरीन बिल्कुल सिंपल वाला हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, लेकिन आज से हम उसको फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हम अपने x को एज एन इनपुट ट्रीट करेंगे। यहां पर हम इनपुट में कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारे पास आउटपुट आएगा हम उनको प्लॉट करके देख सकते हैं कि यार अल्टीमेटली इनका ग्राफ कैसे बन सकता है। हाउ इज द वैल्यू ऑफ इनपुट रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसी को प्लॉट करने से हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन पहले आपको ध्यान से फिर से एक बार मैं समझाना चाहता हूं कि हमारे जो इस साल के 11th क्लास में जो नए डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के, वो क्या है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो डिस्कशन होता है दैट इज फॉर साइन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होता है कि यार किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर फिर से आपको लगेगा कि ये तो डेजा वू हो रहा है, ये सर ने पहले भी डिस्कस किया है। यस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या 4 में कहीं ना कहीं मैंने इसको डिस्कस किया होगा कि हमने यहाँ पे नए तरीके से अब सर्कुलर सिस्टम में अपने रेशोज को किस तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफी समय हो चुका है 3rd लेक्चर के बाद में। आज हम यहाँ पे 12वें लेक्चर में फिर से उसी चीज का डिस्कशन करें। तो एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान से सुन ले सारे बच्चे कि आपके पास में अब सर्कुलर सिस्टम में जो नया डेफिनेशन है वो कैसा है कि आप अगर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हो तो आपको बेसिकली एक ऐसा रेडियस का डिस्कशन करना होगा जो थीटा एंगल ऑलरेडी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, अब जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है उसकी मदद से अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दे के अपना साइन थीटा का पुराना वाला डेफिनेशन यूज करोगे तो वो क्या देगा आपको वैल्यू, वो देगा आपको सामने वाली साइड मतलब यहाँ पे पीएम के बराबर हो जाएगी और हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर ओपी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने इसी को अब सर्कुलर सिस्टम में चेंज कर दिया था और हमने बोला था कि यार पीएम का जो वैल्यू है क्योंकि वो ओएन के ही बराबर है, आपका जो पीएम का वैल्यू है वो ओएन के ही बराबर है, तो क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोजेक्शन ट्रीट करना स्टार्ट कर दूं। क्योंकि यहां पे एक्चुअली ये जो डॉटेड लाइन है ये तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ये तो हमने अभी यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना साइन का नया डेफिनेशन सर्कुलर सिस्टम में कुछ इस तरीके से बनाया कि हम उस रेडियस का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे जो यहाँ पे थीटा एंगल एक्चुअली बना रहा है। ठीक है, और उसको फर्दर आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसी वैल्यू से। तो यहाँ पर जो ओपी वैल्यू आप देख रहे हो वो एक्चुअली क्योंकि सर्कल का रेडियस है इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा नया डेफिनेशन है सर्कल अपने साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, यहां तक आएंगे सारे बच्चों को बातें ऑलरेडी पता होंगी। एंड अब यहां पे हम आज के लेक्चर में चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे क्या, हम यहां पे बोलेंगे कि यार ये जो आपके पास में सर्कल है ना ये यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल मतलब कोई बड़ी बात नहीं, आप यहां पे बस इतना बोलना चाह रहे हो कि आपके पास में जो रेडियस की वैल्यू है ना वो 1 के बराबर है। अगर आपकी रेडियस की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो इससे फायदा क्या होगा, इससे विजुलाइज करने में और चीजें रियलाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप यहां पे देखो कि अगर आपका रेडियस की वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए अगर 1 मान लेते हो तो आपके यहां पे डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि लेंथ ऑफ रेडियस आपके डिनोमिनेटर में आता है। इस वजह से अब साइन थीटा का जो आपका यहां पे डेफिनेशन आपको देखना है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। बस आपको इतना ही देखना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए शैडो वाई एक्सिस के ऊपर कितना आ रहा है। अच्छा, यहां पे एक चीज और नोटिस करो कि अगर मैं यहां पे चेंजेस करने ही वाला हूं टू मेक थिंग्स मोर क्लियर तो यहां पे क्यों मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, क्यों ना यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की बात कर लूं, क्योंकि यहां पर इनिशियली तो हमने पीएम ही बोला था ना, हमने यहां पे साइन थीटा को पीएम अपॉन ओपी बोला था जिसको बाद में चेंज करके हमने ओएन अपॉन ओपी बना लिया था। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे साइन थीटा का आज के लेक्चर के लिए एक डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि एक यूनिट सर्कल के अंदर आप जो रेडियस का एंड पॉइंट है वहां से जो ऑल्टीट्यूड का ड्रॉप है उसके लेंथ को नोटिस कर लो। तो इस केस में आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है, वो डायरेक्टली पीएम के बराबर हो सकता है।
क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? हम कभी भी यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू अगर विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इस वैल्यू को ही नोट करने से हमारा आंसर आ जाएगा। इस बात को पहले अच्छे से दिमाग में उतार लो, क्योंकि आगे चल के जो आपको मैं यहाँ पे एनिमेशन दिखाऊंगा उसके अंदर आपको यही चीज नोटिस करने के लिए बोलूंगा मैं बार बार, ठीक है, कि साइन थीटा का वैल्यू मतलब यहां से लेके यहां तक का जो आपका वर्टिकल लेंथ है बस वही आपका साइन थीटा का वैल्यू है। क्यों ऐसा बोलूंगा मैं? क्योंकि मैं उस केस में ये क्लैरिफाई कर दूंगा कि वो यूनिट सर्कल है, और साथ ही साथ मैं बोल दूंगा कि प्रोजेक्शन लेने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ यहाँ पे मेजर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर इन टुडेस लेक्चर कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है इस फिगर के हिसाब से पीएम के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसी तरीके से एक बार कॉस थीटा भी देख लेते हैं, tan थीटा भी देख लेते हैं, और फिर देखते हैं यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू कि हमें डायरेक्टली इनके ग्राफ्स समझ में आ जाएंगे क्या, है ना। नहीं आएंगे तो यहाँ पे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो देख के आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर से एक बार डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो। आपके यहाँ पे cos थीटा का नया डेफिनेशन क्या निकल के आया है? cos थीटा का अपना नया डेफिनेशन निकल के आया है OM अपॉन OB, तो हमें 10th क्लास से पता था, है ना, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं cos थीटा लिखना चाह रहा हूं तो मैं कौन सा साइड कंसिडर करूंगा? थीटा के पास वाला साइड कंसिडर करूंगा। तो इस केस में थीटा के पास वाला साइड OM है और आपका हाइपोटेनस OP के बराबर है। यहाँ पे फिर से हम बेसिक से चेंजेस करते हैं और ये बताते हैं कि यार अगर ये सर्कल बाय चांस 1 यूनिट का होता, रेडियस 1 यूनिट का ये सर्कल अगर होता, तो उस केस में आपका डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो गया होता, इसीलिए आपका cos थीटा का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली न्यूमरेटर होता, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस हमारे फिगर के हिसाब से कितना है? हमारे फिगर के हिसाब से वो OM के बराबर है आज के लेक्चर के लिए। तो हम यहाँ पे इसको cos थीटा इज इक्वल टू OM बोल देते हैं, ठीक है। वैसे आज के लेक्चर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये आप वैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि आप यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू डायरेक्टली OM के बराबर बोल सकते हो। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पे यूनिट सर्कल की बात करोगे उस केस में, अगर आपका रेडियस यहाँ पे 2 हो जाएगा उस केस में देन आपको डिवीजन वाला यहाँ पे वैल्यू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट्स जिसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर इसका मतलब ये जो नीचे वाला वैल्यू है मैं ये देखने के लिए बोलूंगा, अगर मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि cos थीटा का वैल्यू कितना है। cos थीटा का वैल्यू मतलब ये जो नीचे वाला आपका लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ आपको बस नोटिस करते रहना है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहां पर एक बार सोचते हैं कि भाई tan थीटा का यहां पे जो है डिस्कशन कैसे हो सकता है। सो tan थीटा यहां पे थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो रेडियस है वो तो दिखता ही नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू बनाई कैसे है? sin थीटा अपॉन cos थीटा की मदद से बनाई है, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा करने में आपका जो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेडियस और यहाँ पे लेंथ ऑफ रेडियस था वो दोनों कैंसिल हो गए और अल्टीमेटली आपके पास में ये पर्टिकुलर वैल्यू बची है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, ठीक है। अब प्रोजेक्शन के प्लेस में हम यहाँ पे डायरेक्टली इन लेंथ का भी डिस्कशन कर सकते हैं। एक ये हमारा ऑल्टीट्यूड और ये हमारा बेस। ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस करने से हमें यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब ये चीज हम थोड़ा लेटर हाफ में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं अपना जो है रिलेशन लिख के रख लेता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? आपका PM अपॉन OM के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस r इक्वल टू 1 हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, tan थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे PM अपॉन OM ही होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को, ठीक है। ऑलराइट, हाँ आशा बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे, है ना। आशा बोल रही सर और अच्छे लेवल का पढ़ाओ। यार आशा यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। दीज आर नॉट सम गिने चुने लेक्चर्स, ठीक है, जिनको आप देख के यहाँ पे जो है अपने जो स्कूल में आप पढ़ चुके हो उसके ऊपर यहाँ पे नॉलेज गेन करोगे। दीज आर लेक्चर्स जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ने के लिए मिल रहा है कि आपको यहाँ पे ना ही कोई डाउट आएगा, ना ही आपको यहाँ पे फर्दर कोई क्वेरी आएगी जिसकी मदद से आपको यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो जस्ट गो विद द फ्लो। यहाँ पर मेरे प्लस क्लासेस में भी यहाँ पर मैं यूजुअली बच्चों को यही बोलता हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि टीचर को पता है कि आगे जाके बच्चे कहां गिरेंगे। टीचर को पता होता है कि भाई आगे जाके बच्चे उस लोकेशन पे गिरते हैं, वहां पे जाके गलती करते हैं, तो टीचर पहले से संभल के बच्चों को राह दिखाने की कोशिश करता है। तो आप भी उसके ऊपर चलने की कोशिश करो, है ना। आगे तो देखो आपको जो है सफर तय करना है, हम आपके साथ एंड तक तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ पे जो है इनिशियली आपको अगर ज्ञान अच्छे से दे देंगे तो आप उसका यूज करके एटलीस्ट उन गड्ढों को जो है छलांग मार के क्रॉस कर जाओगे जहां पे बाकी बच्चे गिरते हैं, ठीक है। तो गिरना नहीं है बस, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको सब्र रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर
आपके पास में तीनों के डेफिनेशंस क्लियर हो गए हैं, हमें कौन कौन से चीज़ों को नोटिस करना है वो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जल्दी से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस के ग्राफ होने कैसे चाहिए। ठीक है, अब फिर से मैं जैसे आपको बोल रहा था, अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी ये आ गई है बात कि हमें किस वैल्यू को नोटिस करना है, तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से अगले पेज पे जो एनिमेशन है वो देख के क्लियर हो जाएगा कि यार हमारे पास साइन और कॉस का ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए जैसा यहाँ पर अब क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे पकड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से 3-4 अलग अलग कलर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हर एक कलर को एक एक करके जो है आप नोटिस करना स्टार्ट करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप इसको फिर से रिप्ले करके एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का जो आर्क है जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो एंगल बता रहा है कि अभी आपका रेडियस जो है वो कितना एंगल ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, अब उसी का इक्विवेलेंट एंगल हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर भी बनाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर आपका रेडियस का एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैसे आपको यहाँ पर भी ऑरेंज वाली लाइन जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है, मतलब आपका एंगल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो आपका एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमने डाला कहां पर है, हमने अपने एंगल को एक्स एक्सिस के ऊपर डाला है, जबकि यहां पर वो गोले में दिख रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो गोले वाली वैल्यू है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करने की कोशिश की है, और जैसे ही हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी हम यहाँ पे साइन और कॉस के ग्राफ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ऑरेंज वाली बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, यहाँ पर ये जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है वो आपका एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात हम नोटिस करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ग्रीन वाला वर्टिकल लेंथ है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना स्टार्ट करो, अब धीरे धीरे आपका जो ये ग्रीन वाला लेंथ है ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। तो क्या आपको याद है ये जो ग्रीन वाला लेंथ है ये मैंने किसके इक्विवेलेंट बताया था, ये तो मैंने आपको साइन के इक्विवेलेंट बताया था, इजंट इट। ये हमारे नए डेफिनेशन के हिसाब से साइन का वैल्यू होना चाहिए। अगर ये यूनिट सर्कल है तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है तो मैं अलग से लिख देता हूं कि ये आपका यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है, इसका मतलब क्या है कि आपका रेडियस इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर आपका रेडियस इक्वल टू 1 है तो यहां पर आपका जो ग्रीन लेंथ है बस उसी को आप देखते रहो, और उसी चीज को अगर आप अपने एंगल के करस्पॉन्डिंग प्लॉट कर दोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर तो आपको साइन का ग्राफ दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे फिर से। अब जैसे जैसे आपका यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है आपका जो ग्रीन हाइट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पर आपका जो पॉइंट है वो आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगा। जैसे ही 90 डिग्री हो जाता है तो आपकी हाइट फिर से कम होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपका ये जो ग्रीन लाइन है जो वर्टिकल लेंथ है वो कम होना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी ध्यान दे सारे बच्चे, अभी भी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब लेंथ कहां चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। लेंथ एक्स एक्सिस के नीचे चला गया है और उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका पॉइंट यहां पर कहां जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही वो 270 पे आता है वो अपने यहां पे मिनिमम वैल्यू जनरेट कर लेता है, और उसके बाद में उसकी हाइट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई, उसका मैग्नीट्यूड कम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी है तो नेगेटिव ही। ठीक है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में अब जीरो को अप्रोच करता है और फाइनली कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ग्रीन डॉट का वेरिएशन है अगर आप उसको अच्छे से प्लॉट कर दोगे तो आपको फाइनली क्या दिखाई देगा, आपको साइन का ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो बस इसी तरीके से क्या आप जल्दी से एक बार ये जो पर्पल लाइन है उसका वेरिएशन देख सकते हैं सारे बच्चे। ठीक है, तो लेट अस वेट फॉर द एनिमेशन टू रीच एट 0। उसके बाद में हम यहाँ पे कॉस का ग्राफ देखना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप यहाँ पे साइन के वेरिएशन को नोटिस करो बस। ठीक है, सो दिस इज आई गेस द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ग्राफ जो बनता है साइन और कॉस का वो क्यों बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब यहाँ पे नोटिस करना स्टार्ट करो कि आप जैसे यहाँ पे एंगल बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो आपका जो OM लेंथ था, जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लेंथ था, अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही वर्टिकल हो जाता है आपका रेडियस वैसे ही आपका लेंथ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके वो जीरो हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्शन है वो कहां आना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव साइड में आ गया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया है, इसलिए आपका ग्राफ जो है वो भी नीचे चला गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसका जो यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में ही मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, कम होते होते अब जीरो हो गया है, जीरो होकर फिर से उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट, क्या ये वेरिएशन सारे बच्चे देख पा रहे हैं, एक बार फिर से देख लो ताकि आपको यहाँ पे बार बार रीप्ले करने की जरूरत ना पड़े। आई विल ऑल्सो मूव असाइड ताकि आप यहाँ पे इसकी मदद से, एनिमेशन की मदद से अपना कॉस का ग्राफ अच्छे तरीके से याद कर लो। कॉस का ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे आके अभी ये जीरो हो गया, अब ये चला गया है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अब इसकी वैल्यू नेगेटिव होते जा रही है। जैसे ही ये 180 पे पहुंचेगा ये अपना मिनिमम वैल्यू -1 जनरेट करेगा, जैसे कि इसने यहाँ पर किया। अब ये अभी भी नेगेटिव है क्योंकि उसका प्रोजेक्शन अभी जो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज स्टिल ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां आके पहली बार वो फिर से जीरो हुआ एंड देन वो यहां पे फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देना स्टार्ट कर रहा है।
ठीक है। सो दिस इज आई गेस द ओनली वे टू रियलाइज कि हाँ यार, अपना साइन का वेव बनना चाहिए, अपना कॉस का वेव बनना चाहिए। साइन का जो वेव स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कॉस का जो वेव स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि यार अगर ये बोर्ड और बड़ा होता, अगर ये बोर्ड और बड़ा होता तो क्या ये ग्राफ कभी भी रुकता? क्या ये ग्राफ कभी भी रुकता? ये ग्राफ कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि यहां पे आप रेडियस को बेसिकली घुमाते ही जा रहे हो। अगर आप रेडियस को घुमाते जा रहे हो तो 360 से बड़े एंगल्स भी बेसिकली यहां पे आपको आंसर रिटर्न करेगा, लेकिन उनके वैल्यूज एग्जैक्टली वैसे ही होंगे जैसे कि उसने फर्स्ट सर्कल के समय रिटर्न किए थे। ठीक है, पहला जो सर्कल यहां पे कंप्लीट हो गया है उस केस में जो यहां पे ग्रीन लाइन का वेरिएशन था, सेकेंड सर्कल में ग्रीन लाइन का वेरिएशन बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। थर्ड सर्कल में भी यहां पे ग्रीन लाइन का वेरिएशन एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है। मतलब यहां से यहां तक जो आपका ग्राफ ऑलरेडी आ चुका है, 0 से लेके 360 तक जो आपका ग्राफ यहां पे ग्रीन कलर का बन चुका है, एग्जैक्टली वही चीज आप चिपकाते जाओगे आगे तो आपको आगे वाले एंगल्स के लिए भी ग्राफ पता चल जाएगा। और क्या होगा अगर मैं यहां पे नेगेटिव वैल्यूज लेना स्टार्ट करूंगा तो नेगेटिव वैल्यूज लेने के लिए भी आपको यहां पर इस रेडियस को, ये जो लाल कलर का रेडियस अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, आपको नेगेटिव एंगल के लिए कहां जाना पड़ेगा? नेगेटिव एंगल के लिए आपको इस एनिमेशन को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना पड़ेगा। तो आप अगर यहां पे रिवर्स डायरेक्शन में रन करोगे आपको यहां पे नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे। नेगेटिव एंगल्स प्लॉट कहां पे होंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगे। तो आपका ग्राफ पीछे की साइड कैसे बनेगा आपको यहां पे क्लियरली दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली कंटिन्यू हो जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस साइड हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यू होगा ग्राफ और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बनते रहेगा। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? क्या बच्चे विजुलाइज कर चुके हैं यहां पे साइन और कॉस के ग्राफ? अगर आप कर चुके हो तो अब हम यहां पे एक्चुअली अपने ग्राफ्स को और डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमें 3 चीजें पता होना चाहिए। फंक्शन में हमें 3 चीजें पता होना चाहिए, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज एंड फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ विजुलाइज कर लिया है एक बार फिर से, लेकिन जस्ट टू मेक द डिस्कशन कंप्लीट हम यहां पे साइन और कॉस का डिस्कशन एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, जिसमें हम डोमेन रेंज का भी साथ में डिस्कशन करेंगे, साइन का एंड कॉस का। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला फंक्शन, जैसे कि आपको पता है यहां पे टोटल हमारे पास में 6 फंक्शंस हैं जिनका हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट इज साइन। अगर आपका फंक्शन साइन एक्स है, ठीक है, तो हमें यहां पे बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको अगर ऑलरेडी इसका ग्राफ पता है तो डोमेन रेंज देखना एक्चुअली बहुत आसान बात होती है, क्योंकि डोमेन होती है एक्स की वैल्यूज, डोमेन होती है आपकी इनपुट की वैल्यूज। ठीक है, तो आपका जो साइन का ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये कौन से एक्स के वैल्यू से कौन से एक्स के वैल्यू तक जा सकता है? ये एक्चुअली किसी भी नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो सकता है और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू तक जा सकता है। यहां पे इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आप अगर ये बोलोगे कि यार मैंने इसके अंदर डाल दिया एंगल 36,000, मैंने इसके अंदर 36,000 एंगल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं यहां पे इस ग्राफ को बनाते जाऊंगा जब तक मैं 36,000 डिग्रीज तक नहीं पहुंच जाता, और 36,000 डिग्रीज पे क्या वैल्यू आ रहा है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पे एंगल के इनपुट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बहुत बड़ा और बहुत छोटा एंगल इसके अंदर डाल सकते हो। साइन कुछ ना कुछ तो आउटपुट यहां पे आपको जरूर देगा, इसलिए इसका डोमेन हम कितना बोलते हैं? इसका डोमेन हम बोलते हैं ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इसका रेंज क्या होता है? रेंज मतलब होता है कि ये क्या क्या आउटपुट एक्चुअली जनरेट कर सकता है। रेंज होती है यहां पर y की वैल्यूज, डोमेन होती है x की वैल्यूज, रेंज होती है y की वैल्यूज। ठीक है, तो आपकी यहां पर जो y की वैल्यूज हैं, क्या आप ये ग्राफ देख के ऑलरेडी देख पा रहे हो कि ये जो है बहुत ही लिमिटेड आंसर जनरेट कर रहा है y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, आपके y एक्सिस के ऊपर जो नंबर्स हैं वो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि यार ये जो है ग्राफ -1 के नीचे नहीं जा पा रहा है और ये +1 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो y एक्सिस के ऊपर आपका ग्राफ जहां से जहां तक जाता है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, और इसीलिए इसका रेंज कितना आ रहा है? -1 से लेके 1 तक इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज आ रहा है, विच इज साइन एक्स का रेंज। क्लियर? ग्राफ देख के इतनी बातें समझ में आ गई सारे बच्चों को? ग्राफ यहां पे कैसे प्रोसीड हो रहा है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि पिछले एनिमेशन के अंदर हमने यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन को एनालाइज नहीं किया था, नेगेटिव डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं किया था, बट आई होप सारे बच्चे उसको एक बार फिर से सोच के देखेंगे, उसको रिवर्स डायरेक्शन में प्ले करके एक बार इमेजिन करके देखना कि आपका ग्राफ कैसे यहां पे वेरी करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने यहां पे 0 से लेकर 2π तक का वेरिएशन देख लिया था। अगर आप नेगेटिव में देखने जाओगे तो ये स्मूथली आगे कंटिन्यू हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, ऑलराइट, अगर मैं इसी डिस्कशन को कॉस के लिए करना चाहूं तो क्या होगा? अगर मैं यहां पे एफ एक्स चेंज कर दूं कॉस के लिए,
ठीक है। तो आपका कॉस का ग्राफ भी यहाँ पे हमने बनाना सीख लिया है, विजुलाइज हमने कर लिया है, लेकिन कॉस का ग्राफ का वेव जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 पे, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इतना सा डिफरेंस है बस, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और इस तरह का ये वेव बनाना फिर से स्टार्ट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला था स्मूथली कनेक्ट हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे पीछे वाले साइड भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप पीछे वाले साइड भी यहाँ पे नेगेटिव एंगल्स के लिए कॉस बना सकते हो। क्या इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे व्हाई इज दिस ग्राफ ओनली कर्व एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन। संतोष, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से जो वेरिएशन है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो यहाँ पर वेरिएशन है, क्या वो एब्रप्ट वेरिएशन है? क्या यहाँ पर साइन का जो ग्राफ था, ठीक है, जो साइन के लिए हम जो ग्रीन कलर का अल्टीट्यूड नोटिस करने की कोशिश कर रहे थे, क्या उसमें सडन चेंज आया था? है ना, पहले तो आपने सोचा कि यार ये ऊपर जा रहा है और एकदम से नीचे आना स्टार्ट हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। एवरीथिंग वाज हैपनिंग ग्रेजुअली एंड सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो ये स्मूथनेस तो इसके अंदर आना तय है, ठीक है। अभी अगर आप एनिमेशन देखिए उसको रियलाइज कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज आपको यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन वगैरह के और भी फंडे यहाँ पे समझने पड़ेंगे टू एक्चुअली रियलाइज कि हाँ यार ये स्मूथ है, इसका कॉनकेव नेचर है, कभी इसका कॉन्वेक्स नेचर है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इसका मैक्सिमम आना चाहिए, कभी इसका मिनिमम आना चाहिए। वो सब डिस्कशन अभी हम नहीं करना चाह रहे, अभी हम एक फील लेना चाह रहे हैं कि हाँ यार साइन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करके डिक्रीज इस तरीके से करते रहता है, और कॉस के केस में भी यही सेम बात होती है, ठीक है। ऑलराइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे साइन और कॉस का डिस्कशन समझ चुके हैं। हम यहाँ पे कॉस के लिए भी सेम बात बोल सकते हैं कि यार ये इनपुट में तो कोई रिस्ट्रिक्शन शो नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई भी हम यहाँ पे रेडियस घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे तो हमें यहाँ पे बड़े से बड़े एंगल का भी आउटपुट पता चल जाएगा, इसलिए इसके डोमेन के ऊपर फिर से हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला। लेकिन इसका जो रेंज है वो यहाँ पे देख के बताओ, इसके अंदर कोई चेंज आया क्या? रेंज में भी कुछ चेंज नहीं आया इसके अंदर। रेंज हमें यहाँ पर फिर से क्या नजर आ रही है कि यार ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अगर ले पा रहा है तो -1 ले पा रहा है, मैक्स टू मैक्स वैल्यू 1 ले पा रहा है, तो ये -1 से 1 के बीच में कोई भी आंसर जनरेट कर सकता है। और डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे ये डिफरेंट आंसर्स जनरेट तो करेगा, लेकिन वो कभी भी -1 और 1 के बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये साइन और कॉस का हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किया। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस टैन। अब टैन को हमने विजुलाइज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे दोनों काम साथ में करेंगे। हम टैन को विजुलाइज भी करने की कोशिश करेंगे और उसका डोमेन रेंज भी यहाँ पे रियलाइज करेंगे, ठीक है। तो टैन समझना वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर आप एनिमेशन का यूज करके उसको समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो लेट अस नॉट डू दैट, लेट अस ट्राई टू डू इट यूजिंग द रेशो, है ना। यहाँ पर हमारे पास में जो टैन है वो क्या है, हमारे पास में जो टैन है दैट इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे साइन और कॉस का वेरिएशन ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है, कि 0 से लेके π/2 में क्या होता है। 0 से लेके π/2 में साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या ये बात आपको याद है? देखो यहाँ पे 0 से लेके π/2 में, है ना, यहाँ पर ये जो बीच वाला 1 है वो कब आता है? 90 डिग्रीज, मतलब π/2 पे आता है। तो 0 से लेके π/2 में साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे एक बच्चे ने बोला था सर स्ट्रेट लाइन जैसे इंक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन जैसे इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इंक्रीज तो कर रहा है ना, बढ़ तो रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और कॉस का एक बार नोटिस करो, अगर आप 0 से लेके π/2 की बात करोगे तो आपका कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके रेशो की बात करूंगा तो क्या होगा? आपका जो टैन का वैल्यू है उसका वेरिएशन अगर आप नोटिस करने की कोशिश करोगे तो इन 0 to π/2 आपका साइन का वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है और कॉस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी रेशो में न्यूमरेटर इंक्रीज करता है तो वैल्यू इंक्रीज करती है, डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है तो भी आपका रेशो का वैल्यू इंक्रीज होता है। मतलब ये दोनों ही वेरिएशंस जो हैं ये हमारे टैन के वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जब दोनों हेल्प करेंगे तो टैन की वैल्यू कुछ ज्यादा ही तेजी से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि 0 से लेके π/2 में बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे ही हम यहां पे π/2 को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कॉस कम होते होते कम होते होते कम होते होते कम होते होते बहुत ही कम हो जाएगा। इनफैक्ट π/2 पे आके तो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, 90 डिग्री पे आके कॉस का वैल्यू तो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में हम डिवाइड तो 0 से कभी करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये बोलना पड़ता है कि टैन का जो वैल्यू है वो हम π/2 पे डिफाइन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो π/2 पे एक्चुअली चीजें है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, ऑलराइट। तो उसको बताने के लिए हम कई बार यहाँ पे इस तरह से एक डॉटेड लाइन भी बना देते हैं ताकि हमें याद रहे कि यार ये वाला वैल्यू तो इनपुट में हमें लेना ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से -π/2 पे भी सेम दिक्कत आएगी आपको, ऐसे ही आपको 3π/2 पे भी दिक्कत आएगी। ये कौन से वैल्यूज हैं? ये π/2, 3π/2, -π/2 ये सारे वो वैल्यूज है जिसपे कॉस एग्जैक्टली 0 होता है। एक बार देखना चाह रहे हैं बच्चे, ठीक है। देखो कॉस यहाँ पे 0 हो गया, उसके बाद में कॉस यहाँ पे 0 हो गया, उसके बाद में कॉस यहाँ पे 0 हो गया। ये सारे वैल्यूज क्या हैं? ये सारे वैल्यूज आपके ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे क्योंकि cos 0 होता है, मतलब आपका tan का डिनोमिनेटर 0 होता है, तो वहां पे tan डिफाइंड नहीं होगा,
इसलिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप डोमेन का डिस्कशन करना चाहते हो tan का, तो आप यहां पे रियल नंबर्स में से सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटा देना, वहां पर तो आपका यहां पे tan डिफाइंड ही नहीं होगा। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? ऑलराइट, एसिम्प्टोट, यस, वेरी गुड, ऑलराइट। तो ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है इसको आप एसिम्प्टोट बोल सकते हो। आपका जो π/2 के आसपास का अप्रोच है वो बेसिकली इस डॉटेड लाइन को ग्राफ टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट इस केस में आप बोल सकते हो इस चीज को। ऑलराइट, तो यहां पर एक चीज और नोटिस करो कि यार ये एकदम से ग्राफ जो है π/2 के पहले आपका पॉजिटिव इंफिनिटी था और π/2 के जस्ट बाद आपका ग्राफ नेगेटिव इंफिनिटी हो गया। ऐसा एब्रप्ट चेंज क्यों हुआ? एकदम से ऐसा चेंज क्यों हुआ? ऐसा चेंज इसलिए हुआ क्योंकि हम यहां पे 0 से π/2 मतलब किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे? 0 से π/2 मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। और जैसे ही मैंने π/2 से पाई का डिस्कशन स्टार्ट किया तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होता है लेकिन कॉस का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो उस केस में आपका एकदम से जो रेशो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप बेसिकली पॉजिटिव इंफिनिटी पे थे, एकदम से आप यहां पे π/2 को जब क्रॉस करोगे तो आप नेगेटिव इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई सारे बच्चों को? एंड सिमिलर डिस्कशन कैन बी डन इन अदर रीजन्स ऑल्सो। π/2 से लेके पाई में यहां पे एक बार फिर से देख लें एक बार कि आपका साइन और कॉस कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। π/2 से लेके पाई में, π/2 से लेके पाई में आपका साइन का वैल्यू तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और आपका जो कॉस का वैल्यू है, ठीक है, आपका जो कॉस का वैल्यू है वो भी डिक्रीज कर रहा है, कॉस का वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी नोटिस करते हैं कि पाई से 3π/2 के बीच में क्या हो रहा है। पाई से 3π/2 के बीच में आपका जो साइन का वैल्यू है, ठीक है, वो तो अभी भी डिक्रीज कर रहा है लेकिन अब कॉस का वैल्यू पाई से 3π/2 में इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। तो यहां पर आपको अब रेशो को मैनेज करके देखना है कि हमें यहां पे वैल्यूज इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे या डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। वैसे एक बात तो ये क्लियर है कि ऑलरेडी हम अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे हैं तो चीजें वैसे तो ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है, चीजें नीचे तो आ नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे पाई पे एक बार बताओ क्या होगा। एग्जैक्टली पाई के ऊपर साइन का वैल्यू क्योंकि आपका 0 होता है और कॉस का वैल्यू आपका -1 होता है तो tan पाई का वैल्यू तो 0 आना ही चाहिए था, ठीक है। सो दैट विल गिव यू ए वेरी गुड आइडिया कि यार हमें यहाँ पे बेसिकली 0 से लेके पाई में चीजें जो है -इन्फिनिटी से +0 तक पहुंचानी है। हमें यहाँ पे -इन्फिनिटी से चीजों को 0 तक पहुंचाना है, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ एन इंट्यूशन दैट वी नीड टू डेवलप फॉर tan, क्योंकि ये बेसिकली रेशो की मदद से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श आप और करना है ना कि हाँ यार tan का ग्राफ जो है ऐसे कुछ आना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है। π/2 हो गया, -π/2 हो गया, -3π/2 हो गया, ये सारे हमारे इनपुट्स tan के लिए होते ही नहीं है। tan के लिए ये इनवैलिड इनपुट्स हैं, इसलिए हम इनको डोमेन में रखते ही नहीं है। एक बार आपने ये नोटिस कर लिया तो अब आप यहाँ पे वेरिएशन बड़ी आसानी से नोटिस कर सकते हो। कुछ तो यहाँ पे सांप जैसा चल रहा है, इसको आप याद रखो, ठीक है। ऑलराइट, माइनस कॉस कैसे बनाएंगे? दैट इज अबाउट दैट योर डिस्कशन विल बी इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी दमदार ट्रांसफॉर्मेशन अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी 3 ग्राफ्स अलग अलग देखे हैं। अब आगे बचे हुए जो 3 ग्राफ्स हैं, कोजेक हो गया, सीकेंट हो गया और कॉट हो गया, ये तीनों ग्राफ्स हमें एक्चुअली पता है कि रेसिप्रोकल होते हैं उन तीनों ग्राफ्स के जिनका डिस्कशन हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ग्राफ बनाते आते हैं? अगर हम रेसिप्रोकल ग्राफ एक बार बनाना सीख जाएंगे तो हमें तीनों ग्राफ्स का अंडरस्टैंडिंग एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेसिप्रोकल ग्राफ कैसे बनाते हैं विद द एग्जांपल ऑफ कोजेक एक्स, ठीक है। आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे कोजेक का मैं ग्राफ बना के लाया हूं, ठीक है, लेकिन हम इसको रियलाइज करके देखेंगे कि हाँ यार ये ऐसा ही आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ देखो, ग्राफ अगर मैं आपको केवल बता दूंगा तो ये ऐसा ग्राफ बना हुआ तो आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, ठीक है, तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ, ठीक है, जब तक हम यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है ना, इसकी डोमेन रेंज इस तरह से क्यों आई, जब तक हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक एडिशनल यहाँ पे जो है लेक्चर की शायद जो है जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हमें अगर कुछ सीखना है, कुछ नया समझना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अंडर डिस्कशन है तो हमने ये सारी बातें डिस्कस जरूर करना चाहिए, ठीक है, कि ये ग्राफ ऐसा आया तो ऐसा आखिर क्यों आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि कोजेक का ग्राफ ऐसा बनाने में कौन जिम्मेदार है? ऐसा ग्राफ लाने के लिए बेसिकली साइन ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपका कोजेक कुछ नहीं होता, कोजेक बेसिकली 1/sin x होता है, ठीक है। अब मैं क्योंकि यहाँ पे sin x की मदद से आपको कोजेक का जो ग्राफ है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने एक बार साइन का ग्राफ भी खुद से बना लेना चाहिए, ठीक है। तो साइन का ग्राफ एक बार मैं बना रहा हूं, यहाँ पे हरे कलर से साइन का ग्राफ बना रहा हूं। जो आपका यहाँ पे अभी ग्राफ बना हुआ दिख रहा है
जो आपको यहाँ पे प्रिंटेड ग्राफ दिख रहा है उसको ही आपको बेसिकली याद करना है कोसेक के ग्राफ के लिए। इसके ऊपर ओवरलैपिंग होने वाली है उसको याद नहीं करना है, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो साइन का ग्राफ एक बार मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। साइन का ग्राफ आपका इस तरीके से इंक्रीज होगा, फिर 0 होगा, फिर यहाँ पे डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। वैसे बिल्कुल नेगेटिव साइड भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे कि कुछ कुछ वैल्यूज तो बहुत ही ऑब्वियस है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि π/2 के ऊपर कोसेक का जो ग्राफ है वो कहाँ से पास होना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे π/2 पे वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, मतलब बेसिकली π/2 अगर साइन के अंदर भी डाल दूंगा तो भी चलेगा, तो 1/1 बन के आपका यहाँ पे fx का इस केस में आंसर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको कहाँ नजर आ रहा है, वो आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, आपका जो लाल वाला ग्राफ है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए था, ठीक है। बिल्कुल उसी लॉजिक से अगर मैं यहां पर ये डिस्कस करना चाहूं कि 3π/2 पे आपका ग्राफ कहां से पास होना चाहिए कोसेक का, तो आप अगर इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर यहां पे साइन के अंदर 3π/2 डालोगे तो क्या होगा, यहां पर आपका वैल्यू -1 बनेगा और 1/-1 कितना हो जाएगा, फिर से -1 हो जाएगा। मतलब 3π/2 पे आपका जो कोसेक का ग्राफ है वो पास होना चाहिए -1 से ही, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स और मार्क कर सकते हैं, -π/2 और -3π/2 पे आपके यहाँ पे -1 और +1 आंसर्स निकल के आने चाहिए। यहां से आपका रेड कलर का ग्राफ पास होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर फिर से एक प्रॉब्लम है, जहां जहां पर साइन की वैल्यू 0 हो रही है, जहां जहां पर साइन की वैल्यू 0 हो रही है वहां वहां पर तो कोसेक डिफाइंड ही नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो हमें यहां पे फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेने के लिए हमें यहां पर क्या कर लेना चाहिए, हमें यहां पर एक वर्टिकल लाइन, डॉटेड लाइन प्लॉट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो पाई के ऊपर मेरा साइन 0 हो रहा है, तो पाई तो मेरा कोसेक का एक्चुअली इनपुट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से 2π पे भी मेरा जो है साइन का वैल्यू 0 हो रहा है, तो आई डोंट थिंक यहां पर मैंने कोसेक को कभी भी 2π इनपुट देना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें अपने डोमेन का डिस्कशन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाँ यार ये सारे जो वैल्यूज हैं ये सारे कैसे हैं, ये इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए हम कोसेक में ये कभी भी इनपुट नहीं देंगे, बिकॉज कोसेक इज 1/sin, ठीक है। तो डोमेन का पॉइंट क्लियर हो गया सारे बच्चों को, r-n π। अब यहां पर देखते हैं कि हमारे जो यहां पे ये 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है, नेमली π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे और -3π/2 पे, ठीक है, +1 और -1। इसके बाद में ग्राफ कैसे वेरी होना चाहिए। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मैं अब साइन का वैल्यू इस π/2 के बाद में कम करना स्टार्ट करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर मैं अपने डिनोमिनेटर को कम करना स्टार्ट करूंगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब कम करते 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 मैंने क्या किया, यहां पर पाई तक आते आते मैंने अपने साइन की वैल्यू को ऑलमोस्ट 0 कर दिया। साइन की वैल्यू को अगर मैंने ऑलमोस्ट 0 कर दिया तो आपका यहां पर कोसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 1/(almost 0) बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। इसलिए यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि पाई तक आते आते आपका कोसेक का ग्राफ तो इन्फिनिटी बनने की कोशिश कर रहा है, ऊपर ही चला गया है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहां पे क्वाड्रेंट को चेंज किया, मैंने अपना क्वाड्रेंट जो है वो पाई के बाद में, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो मेरा साइन का वैल्यू नेगेटिव हो चुका है। जो आपका ग्रीन कलर का ग्राफ यहां पर आपको नजर आ रहा है उसमें वैल्यू आपको कैसी नजर आ रही है, नेगेटिव नजर आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत छोटी वैल्यू है वो। हम जस्ट पाई के आगे निकले ही थे, हम जस्ट पाई के आगे निकले ही थे तो हमें पता चला कि साइन नेगेटिव हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत छोटा है। साइन की वैल्यू कैसे पता चलती है कि आप यहां पे वाई एक्सिस के ऊपर कितना दूर हो, आप एक्स एक्सिस से कितना दूर हो, ये आपको बताता है कि साइन की वैल्यू बड़ी है कि छोटी है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के बहुत पास में है, मतलब ये आपका साइन का वैल्यू बहुत छोटा है। तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा, लेकिन विथ ए नेगेटिव साइन मिलेगा। बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा लेकिन विथ ए नेगेटिव साइन, मतलब हम यहां पे -इन्फिनिटी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एक इंट्यूशन डेवलप हो पा रहा है सारे बच्चों का कि हाँ यार ये जो आपके पास में ग्राफ बना हुआ है ये ऐसे ही होना चाहिए, ये एक्चुअली इसी तरीके से होना चाहिए, और यही आपको बस याद करना है, ठीक है, कि आप यहां पे 0 से लेके पाई के बीच में एक यू जैसा शेप देख पा रहे हो, और वैसे ही पाई से लेके 2π के बीच में आप ऐसे उल्टा यू जैसा शेप देख पा रहे हो। अब अगर हम यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा रेंज का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो नाउ थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास में पूरा ग्राफ ही आ चुका है। तो हम यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर क्या क्या आउटपुट देख पा रहे हैं, हम यहां पे वाई एक्सिस के ऊपर देख पा रहे हैं कि यार 1 से ऊपर सारे आउटपुट मुझे मिलेंगे, और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं कि यार -1 के नीचे मुझे सारे आउटपुट मिलेंगे।
लेकिन -1 और 1 के बीच में मेरा कोई ग्राफ ही नहीं है। लाल कलर का ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं है, इसीलिए इसके रेंज में -1 to 1 की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने इसका रेंज कैसे लिखा है? हमने लिखा है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। इज दैट राइट? क्या क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड रेसिप्रोकल वाले ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल वाले ग्राफ अगर आपको बनाना है तो फिर से यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप यहां पे डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो होगा ना उनको पहले ही मार्क आउट कर लो। जैसे कि हमने यहां पे वर्टिकल लाइंस यहां पर बना ली है, डॉटेड लाइन। आप भी यहां पे कभी भी अगर रेसिप्रोकल ग्राफ बनाना चाहते हो देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल देना चाहूं, ठीक है, तो आप इस एग्जांपल को एक बार प्लॉट करके जरूर देखना कि 1/x² - 1 का ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, जस्ट ट्राई इट आउट, है ना, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसको करके देखना 1/x² - 1 का ग्राफ कैसे होगा। क्योंकि आपको x² - 1 का ग्राफ बनाते आता है, x² का ग्राफ आपको बनाते आता है, x² - 1 भी आप यहां पे कोशिश करके बना लोगे, मुझे पता है। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि 1/x² - 1 का ग्राफ एक्चुअली कैसे दिखाई देगा। ठीक है, एंड इन दैट आपको ये डिस्कशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वर्टिकल लाइंस बनाने वाला डिस्कशन आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सीकेंड के डिस्कशन के ऊपर। तो यहाँ पे अब सीकेंड को मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी एक आइडिया डेवलप हो चुका है। जहां जहां पे कॉस की वैल्यू जीरो आएगी, जहां जहां पे कॉस की वैल्यू जीरो आएगी मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, वो तो वैल्यूज हम सीकेंड को दे ही नहीं सकते। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हम सीकेंड को दे ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर कॉस जीरो होता है। ठीक है, जहां पर cos जीरो होता है वहां पर हमने अब ग्राफिकली ऐसी वर्टिकल लाइंस अगर बना लिए तो क्या मैं यहां पे cos के ग्राफ की मदद से सीकेंड का ग्राफ विजुलाइज कर पा रहा हूं। आपका जो यहां पे cos का ग्राफ आएगा वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 होता है, फिर -1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका cos का ग्राफ प्रोसीड होगा। ठीक, आज ही पढ़ा है हमने ग्राफ, बट आई स्टिल थिंक कि बच्चों को एक बार फीलिंग तो आ ही गई है कि हाँ कॉस का ग्राफ हम अब बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज के लेक्चर में जो बच्चे पहली बार कॉस का ग्राफ, साइन का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने और एक चीज नोटिस करना चाहिए कि ये वैल्यूज कौन सी हैं। अच्छा, ये -π पे -1 होता है क्या? अच्छा, ये π पे -1 होता है क्या? आपको यहां पर x एक्सिस पे वैल्यूज भी याद करनी है। ठीक है, कि किस इनपुट के ऊपर आपकी कॉस की वैल्यू 1 है, किसके ऊपर 0 है, किसके ऊपर -1 है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो बिल्कुल सेम डिस्कशन यहां पर हम कर सकते हैं। आपके यहां पर कॉस का ग्राफ इस तरीके से है तो आपका यहां पे सीकेंड का ग्राफ ऊपर जाना चाहेगा, जहां पर कॉस कम होना चाहेगा वहां पे सीकेंड बढ़ना चाहेगा, जस्ट बिकॉज वो उसी का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ग्रेट, ऑलराइट। और सिमिलर चीज यहां पे हम ग्राफ को देख के फिर यहां पे रेड कलर के ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में, क्योंकि यहां पर कोई भी इनपुट नहीं आने वाला, कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला, इसका मतलब हमारे रेंज में -1 और 1 वाले बीच के वैल्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। एंड आई गेस नाउ कॉर्ड बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी 5 ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं। हमें यहाँ पे अब सोचना है कि tan का रेसिप्रोकल कैसे बनेगा। तो 0 से लेके π/2 में हमने tan के लिए क्या बोला था कि आपका जो tan का वैल्यू है 0 से लेके इंफिनिटी हो जाता है। तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आपका यहाँ पे इंक्रीज होने वाला वैल्यू अब रेसिप्रोकल की वजह से डिक्रीज होने लगेगा। तो कॉट की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके π/2 में डिक्रीज होती है एंड देन इट फर्दर डिक्रीजेस डाउन टू -∞। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि जहां पर भी tan 0 होगा, जहां पर भी tan 0 होगा वहां पे कॉट डिफाइंड ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 1/tan x के बराबर है। ठीक है, इसको आप और अच्छे समझना चाहते हो तो आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो कि ये तो cos x/sin x है। मतलब आप फर्दर यहां पे ये बोल सकते हो कि जहां पे sin 0 होता है वहां पे कॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। तो साइन कहां पे 0 होता है? sin nπ पे 0 होता है। तो nπ वाली वैल्यूज आपको डोमेन में से हटानी पड़ेंगी। आप ये वैल्यूज गलती से भी कॉट को नहीं दे सकते हो। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अब आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं आ रहा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ तो ऊपर जाते ही जा रहा है और नीचे भी जाते ही जा रहा है। इसलिए इसका रेंज का वैल्यू हम कितना बताते हैं? इसका रेंज का वैल्यू बताते हैं हम ऑल रियल नंबर्स। क्या क्लियर हो गया? I guess this is the complete discussion of all the graphs जो आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स आपको याद करने हैं, लेकिन हम इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का भी डिस्कशन करना चाहेंगे कि यार मुझे चलो sin x का ग्राफ समझ में आ गया, मुझे sin x का ग्राफ समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई मुझसे बोल दे कि सर आप sin x +1 बना के बताओ या फिर sin of 2x बना के बताओ या -of sin x बना के बताओ, तो क्या हमें वो भी बनाते आ जाएंगे?
ठीक है, तो वो सारे डिस्कशंस भी हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं एंड इसी लेक्चर में थोड़ा सा हम डिस्कशन को प्रोसीड करके देखते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आती है बातें, अगर आपको नहीं भी समझ में आती है ना, तो आपने इस लेक्चर को एक बार फिर से देखना चाहिए, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको जेईई के लिए यूज करना ही है, हमेशा करना ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, सो डोंट लूज होप। यहाँ पर बच्चे बोल रहे सर डिप्रेशन हो रहा है, ये कौन है ये? एक तो वैसे अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो ये डिप्रेशन विप्रेशन वाली बातें मत करो, है ना। न्यूज़ में वैसे भी यहाँ पे जो है बहुत बुरी बुरी खबरें पढ़ने को मिल रही है हमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है आप आराम से यहाँ पे जो है पढ़ाई कंटिन्यू करो। आपके पास में आई गेस बहुत समय है अभी तो, है ना। जो बच्चे यहाँ पर मेरी लाइव क्लास देख रहे हैं, आई गेस वो 2022 में जाके अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तब तक तो आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, तब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तब तक आपने इस तरह के बहुत सारे ग्राफिकल डिस्कशंस कर लिए होंगे, तो तब तक मैच्योरिटी आ जाती है, तब तक हमें समझ आ जाती है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अभी के लिए आपको बस जो है हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नया नया सीखते रहना है। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, चाहे वो केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट गो विद द फ्लो, आपको जो है सिंपल रहेगा सब कुछ। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है, हालांकि काफी समय लगा हमें इस डिस्कशन को कंप्लीट करने में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आया होगा ये समझने में कि यार ये ग्राफ ऐसे कैसे एकदम से बन गया। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि आपने यहाँ पे रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहने चाहिए। ठीक है, बट नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। लेट अस मूव ऑन टू ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर आपको वर्ड ऑलरेडी मेरे ख्याल से मीनिंग समझा रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक नोन ग्राफ को। तो हम यहाँ पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का डिस्कशन कभी भी जीरो से नहीं कर सकते। हमें एक ओरिजिनल ग्राफ पता होना चाहिए और उसके बाद उसमें कैसे कैसे चेंजेस करके हमें नए ग्राफ मिलेंगे, ये पर्टिकुलर डिस्कशन हम अब यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक लाल कलर का ग्राफ नजर आ रहा है, अभी याद हो गया होगा सारे बच्चों को ये लाल कलर का ग्राफ क्या है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब साइन एक्स में मैं अगर कुछ चेंजेस करूंगा ना, इनपुट में हो गया या फिर कहीं और यहाँ पे कोई कांस्टेंट में चेंजेस करूंगा, देन इन दैट केस यहाँ पर मेरा ग्राफ जो है अलग अलग लोकेशंस पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग नेचर थोड़ा सा वो शो कर सकता है, वो हम यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं एक एक करके। ठीक है, सो let us start with the first graphical transformation of the day, which is fx के अंदर आप अगर कोई सा भी एक फंक्शन ले रहे हो, नाउ दिस इज जनरल ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कशन जो आप दूसरे फंक्शंस में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स पढ़े हैं, इसलिए सारे एग्जांपल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट दिस इज अ वेरी वेरी जनरल स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास में अगर fx का ग्राफ है, आपके पास में अगर fx का ग्राफ है और आप उसके अंदर कोई एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो क्या नेचर शो करेगा, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको ग्राफ में देखने को मिलेंगे, वो हम यहां पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पास में सबसे पहले तो लाल कलर का एक ग्राफ बना हुआ है जो हमारा साइन एक्स है। ठीक है, हमारे पास लाल कलर का एक ग्राफ है जिसका वैल्यू साइन एक्स है, वो यहाँ पे स्टेबल है, उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसके साथ में बनाने की कोशिश करी है साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, हम यहाँ पे अब ए की वैल्यू धीरे धीरे चेंज करके देखना चाह रहे हैं कि हमारा ग्राफ किस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, ये जो बीच में वैल्यू है दिस इज 0। ठीक है, जैसे ही आपके यहाँ पर पॉइंट इस डॉट के राइट में जाएगा, जैसे आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में जाएगी, आपको ग्राफ ऊपर शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। देखो इस पॉइंट पे बेसिकली आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया, 1 यूनिट ऊपर गया है आपका ग्राफ। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी वैल्यू नेगेटिव कर दोगे, साइन एक्स प्लस ए में आपने अगर वैल्यू नेगेटिव कर दी, मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एफ एक्स माइनस ए वाला डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, ऐसा बोल सकते हो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपने यहां पे माइनस साइन का यूज कर लिया बीच में। ठीक है, तो आप जब यहां पे नेगेटिव कांस्टेंट ऐड करोगे किसी ग्राफ के अंदर, किसी एफ एक्स के अंदर, तो आपको क्या नजर आएगा कि वो जो ग्राफ है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मूवमेंट दो ही टाइप का हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड किया है तो आपका ग्राफ अप जा सकता है, या फिर आपने नेगेटिव कांस्टेंट ऐड किया तो आपका ग्राफ नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर वर्टिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं अगर हम कांस्टेंट बाहर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो। क्या ये क्लियरली नजर आ गया सारे बच्चों को? ऑलराइट, सो डिपेंड करेगा कि हमने कितना कांस्टेंट ऐड किया। अगर मैंने यहां पे 1 के बराबर कांस्टेंट ऐड किया है तो मेरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। अगर मैंने -1 के बराबर कांस्टेंट ऐड किया है तो मेरा ग्राफ 1 यूनिट से नीचे चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल यहाँ पे वैल्यूज। तो यहाँ पे एक बार जल्दी से एक बार वर्कआउट करके देखते हैं कि हमें ये ग्राफ बनाते आएगा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1। क्या हमें ये ग्राफ बनाते आ जाएंगे? यस, बिल्कुल बनाते आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन एक्स का ग्राफ पहले से पता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक होता है उसके अंदर आपको जो मेन ग्राफ है
वो तो पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि साइन एक्स हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि एफ एक्स क्योंकि साइन एक्स +1 है, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने अब यहां पर एंटायर ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर उठा देना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्राफ आपका 1 यूनिट से ऊपर जा रहा है? क्योंकि आप यहां पे जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप किसके बीच में प्लॉट करते हो, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है उस चीज को प्लॉट करते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स का, जो इस केस में किसके बराबर है, y इज इक्वल टू साइन एक्स +1 के बराबर है, y इज इक्वल टू साइन एक्स +1 के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पे ये क्लियर है ना सारे बच्चों को कि ये x+1 नहीं है, ये sin x +1 है, ठीक है। तो आपको अगर ब्रैकेट लगा के ज्यादा क्लैरिटी आएगी तो यहां पे इस तरह से आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। ये sin x +1 है। तो अब यहां पे जब भी मैं 0 डालूंगा तो क्या होगा, अगर मैं अपनी x की वैल्यू 0 डालूंगा तो साइन तो यहां पे 0 वाला वैल्यू जनरेट करेगा विच इज 0, लेकिन अब y को क्या मिला, y को तो 0 के अंदर +1 होके मिला, तो उसको जो मिला वो वही तो प्लॉट करेगा, उसको आप यहां पे कुछ दूसरी वैल्यू थोड़ी बोल सकते हो प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो हमने जब 0 डाला तो y को तो 1 मिला, इसलिए उसने ये आउटपुट प्लॉट करवाया। जब हमने इसके अंदर π/2 डाला तो साइन ने तो 1 ही जनरेट किया है, लेकिन π/2 डालने पे क्योंकि एक्स्ट्रा +1 भी हो रहा है, इसलिए आपकी ओवरऑल y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गई। जब मैंने पाई इनपुट डाला तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन +1 होने की वजह से ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी +1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपना अगर वेरिएशन प्लॉट करोगे तो आपको एंटायर नेचर ग्राफ का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक दिखाई दे जाएगा कि हाँ यार, एट एवरी पॉइंट विदाउट फेल आपका ग्राफ 1 यूनिट ऊपर जा चुका है, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पर नोटिस करो, ठीक है, आप चाहे इस पॉइंट पर नोटिस करो, ये जो आपका हाइट इंक्रीज है ये एग्जैक्टली 1 यूनिट के बराबर है। और वैसे आप अगर यहाँ पे जीएक्स प्लॉट करने जाओगे तो क्या होगा, आगे सारे बच्चे यहाँ पे समझदार हैं, समझ गए होंगे कि यार ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको कितना देगा, ये आपको नीचे 1 यूनिट शिफ्ट करके ग्राफ क्रिएट करके देगा, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को अभी यहाँ पे समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन री वॉच द लेक्चर, ठीक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन ये डिस्कशंस हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहने पड़ेंगे ताकि जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इजी लगने चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। यहाँ पे अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो तो चीजें ऊपर शिफ्ट हो रही है उतने ही यूनिट से जितना आपने ऐड किया है, और आप सब्ट्रैक्ट करो तो उतने ही यूनिट से चीजें नीचे शिफ्ट हो रही हैं। इज दैट राइट? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहूं तो इस बार हम क्या कर सकते हैं, इस बार हम x प्लस ए कर सकते हैं। जैसे कि मैं लास्ट टाइम आपको बोला था कि x प्लस ए नहीं है, इस बार ये x प्लस ए है, इस बार ये x प्लस ए है। मतलब हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड किया है वो x में ऐड किया है, हमने जो कांस्टेंट ऐड किया है वो x में ऐड किया है। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले आपको जो वहां पे फिक्स्ड ग्राफ दिख रहा है वो किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करी कि साइन ऑफ x प्लस ए कितना होगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करना, आपका जो बीच वाला पॉइंट है ये एग्जैक्टली 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर एक बार फिर से इसको वापस आ जाने देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आए। अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हो तो देखो यहाँ पे ब्लू ग्राफ एक्चुअली लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। अगर आप ए की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हो तो आपका ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये रियलाइज करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है। दिस इज अ लिटिल अपोजिट टू व्हाट वी यूजुअली थिंक, है ना। हमें ऐसा लगता है कि यार हम ऐड करें तो चीजें राइट में जानी चाहिए, हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो चीजें लेफ्ट में जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे एक बार एक बेसिक से एग्जांपल को लेके एक बार डिस्कशन करके देखते हैं। अगर मेरे पास में कोई एक फंक्शन है, लेट्स से वो फंक्शन का वैल्यू है साइन ऑफ x प्लस π/4। यहाँ पे a की थोड़ी अच्छी वैल्यू ले ली मैंने ताकि यहाँ पे डिस्कशन आसान हो जाए। तो अगर मैं साइन ऑफ x प्लस π/4 प्लॉट करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे एक बार सोच के देखो कि आप जब y इज इक्वल टू प्लॉट करने की कोशिश करोगे साइन ऑफ x प्लस π/4, तो जब आप इसको माइनस π/4 इनपुट दोगे तब y को 0 वाला वैल्यू दिखाई देगा। जब आप x को माइनस π/4 इनपुट दोगे तो y को 0 वाला वैल्यू साइन का मिलेगा। साइन 0 कब बनेगा, जब आप x की वैल्यू माइनस π/4 डालोगे। तो आपका जो रेड वाला ग्राफ है वो तो 0 पे ही 0 बन रहा है क्योंकि वो तो साइन x है, लेकिन साइन ऑफ x प्लस π/4 माइनस π/4 पे 0 होगा।
तो मतलब आपने जीरो के प्लेस में कहां से स्टार्ट किया अपना ग्राफ बनाना, आपने थोड़े पीछे से अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट किया है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, तो आपने पीछे से ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, मतलब आपका ग्राफ शिफ्ट पीछे हो गया है बाय पाई बाय 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितने से शिफ्ट होगा, पाई बाय 4, एग्जैक्टली पाई बाय 4 यूनिट्स से शिफ्ट होगा। क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, पाई बाय 4 यूनिट से एग्जैक्टली लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ऑलराइट, अगर इंस्टेड ऑफ दिस आपके पास में अगर साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 होता, तो जब आप प्लस पाई बाय 4 डालते तो जीरो वाला वैल्यू जनरेट होता। साइन जीरो कब बनता, जब आप x माइनस पाई बाय 4 के सिनेरियो में प्लस पाई बाय 4 डाल रहे होते, तो यहां पे प्लस पाई बाय 4 पे आपको जीरो वाला वैल्यू मिल रहा है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ग्राफ अब राइट में शिफ्ट हो गया है पाई बाय 4 यूनिट्स। ठीक है, तो प्लस मतलब लेफ्ट एंड माइनस मतलब राइट, ये हमें याद होना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डे। लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस। हम यहाँ पे अगर प्लॉट करना चाह रहे हैं साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 एंड साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4, तो वो कैसे दिखाई देंगे, है ना। एग्जैक्टली वही एग्जांपल जो हमने पहले यहाँ पे समझने के लिए यूज किया था। सो लेट अस डू इट, एक्चुअली डू इट, है ना। अगर मैं इसको सही तरीके से पूरा बनाना चाहूंगा तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। मेरे पास में जो अभी पाई बाय 2 है वो यहाँ कहीं है, मेरे पास में ये जो लोएस्ट वैल्यू है ये माइनस पाई बाय 2 वाली है। ठीक है, बीच में मेरे पास में जीरो है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहता हूँ एफ एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। जब मैं माइनस पाई बाय 4 इसको इनपुट दूंगा, मतलब जीरो और माइनस पाई बाय 2 के एग्जैक्टली बीच में, जब मैं माइनस पाई बाय 2 इसको माइनस पाई बाय 4 इनपुट दूंगा, तब मेरा ग्राफ जो है जीरो वाला आउटपुट जनरेट करेगा। साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। जब मैं जीरो इनपुट डालूंगा, जब मैं x की वैल्यू एक्चुअली जीरो डालूंगा, तो साइन को लगेगा कि पाई बाय 4 वाला आंसर देना है। तो साइन एक्चुअली जीरो डालने पर क्या क्रिएट कर रहा है, साइन पाई बाय 4 क्रिएट कर रहा है, मतलब 1/√2 क्रिएट करेगा, मतलब यहां पर कहीं। ठीक है, जब मैं इसके अंदर पाई बाय 4 इनपुट डालूंगा, जब मैं इसके अंदर पाई बाय 4 इनपुट डालूंगा, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 के बराबर होता है, मतलब ये पाई बाय 4 पे ही 1 बन चुका है, ये पाई बाय 4 पे ही 1 बन चुका है। तो क्या यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक पैरेलल ग्राफ बनेगा, आपका एक पैरेलल ग्राफ बनेगा जो पाई बाय 4 यूनिट सब कुछ पहले कर रहा है। तो यहां पर ये फिर से जीरो तो बनेगा, लेकिन वो पाई बाय 4 यूनिट पहले ही जीरो बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये -1 तो बनेगा, लेकिन पाई बाय 4 यूनिट्स पहले ही -1 बन जाएगा। ये फिर से जीरो तो बनेगा, लेकिन पाई बाय 4 यूनिट पहले ही ये जीरो बन जाएगा। तो ये जो आपने अभी ग्रीन कलर का ग्राफ प्लॉट किया है, ये आपका साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ है। ये साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ है। तो क्या आप इसी के ऊपर ओवरलैप करके साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 इमेजिन कर सकते हैं। साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 बेसिकली कहां से स्टार्ट होना चाहिए, उसने इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, पाई बाय 4 पे वो एक्चुअली जीरो वैल्यू जनरेट करके आपको देगा। क्या ये क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को, कैसे ग्राफ आपके शिफ्ट हो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। ये जो ग्राफ्स की शिफ्टिंग है, ये जो ग्राफ का मैनिपुलेशन है, इसी टॉपिक को हम बोलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के भी हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। उस केस में आपको यहाँ पे ग्राफ बनाने की बार बार जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई यू नीड टू डू दिस ग्राफ्स वेरी वेल इन दिस चैप्टर इटसेल्फ। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हम यहाँ पे अगर x माइनस पाई बाय 4 बनाने जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपका ऐसा लगेगा ग्राफ पाई बाय 4 यूनिट से आगे शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपका जीरो वाला वैल्यू आएगा, पाई बाय 4 डालने पे साइन जीरो मतलब जीरो बनेगा। जब आप यहाँ पे 3 पाई बाय 4 डालोगे तो पाई बाय 2 मतलब 1 बनेगा। ठीक है, सो ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी सारी चीजें आ तो रही हैं, लेकिन पाई बाय 4 डिले के साथ आ रही है सारी चीजें, लेकिन पाई बाय 4 डिले के साथ में आ रही है ना। यहाँ पर ऑलरेडी पाई बाय 2 पे जो वैल्यू आई है वो पाई बाय 4 बाद में आई है। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज मैं आगे कंटिन्यू करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आपकी जो वैल्यू जीरो होगी इस बार यहाँ होगी, देन पाई बाय 4 यूनिट्स आगे जाने पर आपका -1 बनेगा, एंड पाई बाय 4 यूनिट्स आगे जाने पर आपका यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी सी द ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर माइनस पाई बाय 4 एंड प्लस पाई बाय 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ग्राफ्स ही डिस्कस किए बच्चों आज हमने आज के लेक्चर में, है ना। आई होप सारे बच्चे एक बार बेस जो है क्रिएट अगर कर लेंगे ग्राफ्स के लिए, तो आपको आगे चल के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। लेकिन आई गेस आज का समय हमारा जो है समाप्त होते जा रहा है। सो वी विल डिस्कस मोर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अवर टुमारोज लेक्चर, है ना। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है ग्राफ का वो जनरेट कर लिया है। हमने यहाँ पे 2 ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत डिटेल में समझ लिए हैं। लेट अस डू द अदर ट्रांसफॉर्मेशंस इन टुमारोज लेक्चर। कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हम करना चाह रहे हैं। आई विल ऐड फ्यू मोर ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर टुमारोज लेक्चर, ताकि यहाँ पर आपको जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर बच्चे अलग से पढ़ते हैं वो अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है वो किसी भी ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे आज आपने यहाँ पे sin x + 1 का ग्राफ बना लिया, तो कोई आपसे अगर x² + 1 बोलेगा बनाने के लिए, तो आप x² + 1 भी बना के उसको बता दोगे, x² - 1 भी आप उसको बना के बता दोगे। ठीक है, दैट इज हाउ कन्वीनियंट दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर। तो बच्चों, आपको अगर ये सारी क्लासेस लाइव अटेंड करनी है, देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे सारे शेड्यूल अच्छे से देख लें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बच्चों जो आपकी यहाँ पे क्लासेस होती हैं वो 7, 8 और 9 बजे थ्योरी सेशंस आपके होते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। ठीक है, सारे एजुकेटर्स। और आपके जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं क्लास 11th के लिए, वो आपके थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वाले स्लॉट में होते हैं। कब होते हैं? लेकिन वो शाम को होते हैं 4, 5 और 6 बजे। सो मेक श्योर दैट यू मार्क दीज ऑन योर अलार्म। आप यहाँ पे अलार्म लगा लो, कैलेंडर के ऊपर मार्क कर लो, ताकि आपके कोई भी सेशन यहाँ पे मिस ना हो। लेकिन आप अगर यहाँ पे साइड बाय साइड अगर 12th के सेशंस भी देख रहे हैं, देन 12th का शेड्यूल इसी का जस्ट अपोजिट है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में आपको 12th के थ्योरी लेक्चर्स देखने को मिलते हैं 7, 8 और 9 बजे, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आपको 12th के प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने को मिलेंगे 4, 5 और 6 बजे। ठीक है, तो 4, 5 एंड 6 इज फॉर प्रैक्टिस एंड 7, 8 एंड 9 इज फॉर लर्निंग। दिस इज हाउ कन्वीनियंट अनअकैडमी जेईई शेड्यूल इज। आप इसको फॉलो करो अच्छे से। हर एक एजुकेटर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बहुत बढ़िया बताता है। आपकी जेईई की तैयारी को आगे ले जाने के लिए ये सेशंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो डोंट एवर मिस इट आउट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक बार मिस कर दोगे तो यहाँ पर बैकलॉग जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और बैकलॉग कवर करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, सो वो नहीं करना है हमें। और साथ ही साथ एक बार और यहाँ पे जो है फिर से आपको बता देता हूँ कि tinyurl.com/unacademy chat लिख के आप टेलीग्राम ऐप के थ्रू हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पर बच्चों के साथ में रेगुलरली हम नोट्स एंड अपडेट शेयर करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो रेगुलरली हम सेंड करते रहते हैं बच्चों को, वो सब भी आपको इस ग्रुप में मिलती हैं। एंड whoever wants to speed up their preparation, यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है बच्चों। tinyurl.com/jmobile अगर आप टाइप करते हो अपने मोबाइल में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहां पर 11th के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के और 12th के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर्स आपके लिए हमने सॉर्टेड तरीके से अरेंज करके रख दिए हैं। एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स नाउ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे स्पीड अप करके यहाँ पे एक ही रात में सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आज ही मैं कमेंट पढ़ रहा था बच्चे का जो बोला था मैंने 3D ज्योमेट्री जो है 2 दिन में ही कंप्लीट कर दी। नाउ दैट इज रियली अमेजिंग। 3D ज्योमेट्री एक 12th का टॉपिक है जो काफ़ी समय लेता है समझने में, और उसको मास्टर करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे कमेंट करके बोल रहा था कि उसने 2 दिन में ही सब कुछ सीख लिया। नाउ दैट इज पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी एग्जाम्स को क्रैक करना चाह रहे हो, देन अनअकैडमी जेईई चैनल को आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स के थ्रू मिल रहा है, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं, ताकि आप बाद में रिविजन के लिए भी इन्हीं नोट्स को रिफर कर लो। ठीक है, तो आपका टाइम सेविंग भी यहाँ पे जो है डबल अमाउंट का हो रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू स्टडी लाइव फ्रॉम ऑल ऑफ अस टीचर्स, अगर आप यहाँ पे फर्दर डिस्कशंस करना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज अटेंड करना चाह रहे हैं, देन ऑल ऑफ अस टीचर्स आर प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। इनफैक्ट आप अगर यहाँ पे इसका प्राइस देखोगे, देन यू विल बी शॉक्ड कि इतनी अमेजिंग फैसिलिटीज, इतने अमेजिंग टीचर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अगर इस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसका प्राइस इतना अफोर्डेबल कैसे है? तो उसका प्राइस बच्चों अफोर्डेबल इसीलिए है बिकॉज दिस इज अ रिवॉल्यूशन। जिस तरीके से अनअकैडमी जेईई एक रिवॉल्यूशन है, यहां पर हम बच्चों तक पहुंचते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं विद दिस टेक्नोलॉजी। ये जिस तरह से हमने बच्चों आज ग्राफ सीखे हैं, आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी भी क्लासरूम में इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं होती। हमारे पास में एक नॉर्मल सा बोर्ड होता है, उसके ऊपर हम भी क्योंकि 10 साल से पढ़ा चुके हैं, तो हमें पता है कि यार हम कितनी भी मेहनत कर ले, इतने अच्छे तरीके से विदाउट टेक्नोलॉजी समझाना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है अबाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन।
एंड सिमिलर रिवॉल्यूशन इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको अफोर्डेबल रेट्स मिल रहे हैं। तो इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 1350 रुपए महीने के, मुझे लगता है कि आज की डेट में कई सारे जो है बच्चे कंफर्टेबल फील करेंगे इस प्राइस के साथ में। 1350 रुपए पर मंथ बच्चे कहीं ना कहीं तो खर्च करते ही होंगे, ठीक है। सो इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स देन यू शुड नेवर मिस आउट ऑन दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी विच इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको बच्चों लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप एजुकेटर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, आप क्लास में जो पोल फीचर है उसको यूज करके अपना जो लीडर बोर्ड है उसमें आप अपनी पोजीशन रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप अपनी क्लास में कहां स्टैंड करते हो। और ये जो प्रेशर है आपको हेल्प करता है टू गिव द टेस्ट सीरीज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, क्योंकि यहां पर टेस्ट सीरीज देते समय भी आपके पास में बहुत प्रेशर होगा, जेई मेंस और एडवांस देते समय भी आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, ठीक है। तो आप यहां पे अगर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज देंगे जो नेशनल लेवल पे इंडिया में बैठा हर एक बच्चा दे रहा है, ठीक है, तो आपको उसके एनालिसिस से पता चलेगा कि हमारी जो भी तैयारी है उसमें क्या कमी है, हमने जो यहाँ पे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं उनमें और क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एंड दैट विल गाइड यू टुवर्ड्स योर जेई रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर रैंक गारंटी करनी है देन दिस इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली यूज। यहाँ पर साथ ही साथ बच्चों लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बच्चे ने डाउट अपलोड किया है, पारा सर इज डिस्कसिंग दैट। तो इससे फायदा क्या होता है कि और भी जो वहाँ पे उस डाउट सेशन में बच्चे बैठे हैं, उनको इंडिया में बैठे दूसरे बच्चे का एक डाउट दिख रहा है, और बच्चे जब भी डाउट पोस्ट करते हैं दोज आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो उनको नहीं आए हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें फायदा ये है कि बाकी बच्चों को पूरी बुक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। बाकी बच्चे यहाँ पे केवल डाउट सेशन भी अगर अटेंड करेंगे तो उनको कोई ना कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चंस के ही यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है। हर 4 सेशन यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आपको जो मेन बात पता होना चाहिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, वो क्या है कि इट इज अ सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। आपने अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको यहाँ पे हमारे बैचेस के साथ साथ कोटा के भी जो एजुकेटर्स हैं, है ना, जैसे दूसरे हमारे यहाँ पे जाने माने एजुकेटर्स हैं, डीसी पांडे जैसे सर अगर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनकी बुक्स आप रेफर करते हो अपनी जेई की तैयारी के लिए, अगर आप उनके भी यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड कर पाओगे तो कितना अमेजिंग हो जाएगा, इजंट इट। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करो, आप यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में जो मल्टीपल बैचेस हैं, ठीक है, उनमें जाके यहाँ पे कहीं पर भी अपनी पढ़ाई को आगे फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए अटेंड कर सकते हो क्लासेस। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी स्टूडेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपका 11th खराब हो गया है, अगर यहाँ पे कोई 12th के बच्चे हैं उनको लगता है कि यार हमारा 11th में पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, देन यू कैन पैरेलली अटेंड क्लासेस ऑफ 11th एज वेल एज 12th। लेकिन आप अगर यहाँ पे किसी एक ऑफलाइन कोचिंग की बात करोगे, आप अगर यहाँ पे प्रमोट होके उनके 12th के बैच में जा चुके हो, आप अगर उनको जाके बोलोगे मुझे 11th में भी बैठने की परमिशन दो क्योंकि मैंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा था, देन दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके पास में सीट्स की लिमिटेशन होती है, उनके पास में और भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको 11th एक बार पढ़ा चुके हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एक बार फिर से उनसे लाइव क्लासेस डिमांड करोगे फॉर 11th क्लास। अगर आप डिमांड करोगे तो वो बोलेंगे कि यार इसका तो पेमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट हैपनिंग ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्रीडम है। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मैंने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक से नहीं पढ़ा, आप इस साल जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास मल्टीपल एजुकेटर्स के थ्रू भी अटेंड कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कोटा के जो एजुकेटर्स है वो किस तरह का मटेरियल दे रहे हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द फ्रीडम दैट स्टूडेंट्स गेट एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है और ना ही ऐसा अब आगे कभी होगा, एंड दैट टू एट दिस प्राइस। आप यहाँ पे इसका जो अब सारे फैसिलिटीज हैं वो अगर आप एक बार फिर से साथ में रख के अगर ये सोचोगे कि आपको कितना इसका प्राइस लगता है होना चाहिए, देन यू वुड बी थिंकिंग समथिंग ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स ऑफ व्हाट द एक्चुअल प्राइजेस, ठीक है। तो आपको अगर क्लासेस अटेंड करनी है तो आप यहाँ पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके अपने जो प्लस सेक्शन है उसमें बस IIT JEE को सब्सक्राइब करो। जैसे कि यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो क्लैरिटी कितनी है कि हम यहाँ पे IIT JEE को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर गोल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उस गोल को सब्सक्राइब करने के लिए जितने भी कोर्सेस हैं, इतने कोर्सेस है कि आप सारे कोर्सेस अटेंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप सारे कोर्सेस लेकिन एलिजिबल हो देखने के लिए, एंड दैट इज हैपनिंग एट 32,400। मतलब मेरा जो यहाँ पे माइंड ब्लोन वाला जो फेज आता है वो बेसिकली इस प्राइस के साथ में आता है, क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं कभी भी ये नहीं मानता कि अभी जो आपके एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है क्वालिटी एजुकेशन। आई एग्री विद दिस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं जो एक साथ मिलकर किसी एक इंस्टीट्यूट को बड़ा करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसका मटेरियल डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्वालिटी नहीं मिल रहा है, बट एट दिस प्राइस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। आप यहाँ पे इससे 10 गुना प्राइस अगर देने के लिए रेडी हैं, देन आपको यहाँ पे ऑफलाइन में इस क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा जो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है।
ठीक है। सो आप यहाँ पे ये जो प्राइस देख रहे हैं बच्चों, दैट इज फॉर 24 मंथ्स। और क्योंकि आप मेरी लाइव क्लास में हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हैं, देन आई एम अज्यूमिंग कि आप यहाँ पे 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन यहाँ पे परचेस करना चाहिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन वंस यू फर्दर यूज समीर लाइव कोड। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी प्राइजेस इतनी अमेजिंग हो जाती है। ठीक है। फर्दर यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि अगर आपको लगता है कि आप वन शॉट में इतना पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो, यू कैन फर्दर प्रोसीड टू पे, एंड प्रोसीड टू पे करने पे आपको वहां पे नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत है, तो वो टाइम तो बच्चों अब जा चुका है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए मुझे अपना जो सिटी है उसको छोड़ के दूसरे सिटी में जाना पड़ेगा, तो वो भी टाइम अब जा चुका है। हम यहाँ पे एक नए एरा में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे इस तरह के रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म्स अब एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहेंगे। ठीक है। एंड यू कुड बी अ पार्ट ऑफ इट बाय बिकमिंग अ स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है। एंड अदर देन दैट आपके अनअकैडमी जेई के जो चैनल है उसको तो आपने सब्सक्राइब करना ही चाहिए। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, देन दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली कम से कम 13 लाख बच्चे आके क्लासेस अटेंड करते हैं, चाहे वो हमारे लास्ट ईयर के लेक्चर्स हो, चाहे हमारे करंट लेक्चर्स हो। ठीक है। तो इतने सारे बच्चे ऑलरेडी अगर हमसे जुड़े हुए हैं, वो अगर यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें बता रहे हैं कि कितना उनको फायदा मिल रहा है। ठीक है। तो आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन दैट इज समथिंग विच यू शुड डू राइट अवे। और यहाँ पर बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके होने वाले कोई भी लाइव लेक्चर्स मिस ना हो। साथ ही साथ आपको अगर हमारी टीम को सपोर्ट करना है, यहाँ पर जो आपके सामने टीम नजर आ रही है आपको, अगर हमारी टीम ने आपकी थोड़ी भी मदद करी है, आपको लगा कि यार यहाँ पे ये टीम अगर नहीं होती तो हमें ये पर्टिकुलर कंसेप्ट तो कभी भी समझ में नहीं आता, देन वी जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को शेयर जरूर करें, और हर उस लेक्चर को शेयर करें जिसने आपकी मदद करी है। आप इसको शेयर करो विद द हैशटैग JLiveDaily, ताकि हमारा जो रिवॉल्यूशन है वो और बच्चों तक पहुंच पाए और हम और भी ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाए। ऑलराइट। एंड ऑलवेज योर लाइक्स एंड शेयर्स मीन अ लॉट टू अस। वही हमारे यहाँ पे जो है एनर्जी होती है, वही हमें यहाँ पे जो अगले सेशन में प्रिपरेशन करने की ताकत है वो देती है। ठीक है। सो इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ में बच्चों हम रेगुलरली मिलते रहेंगे। डू सपोर्टिंग अस, डू लविंग अस, एंड डू शेयर दीज लेक्चर्स सो दैट वी कैन रीच आउट टू फर्दर मोर स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अनअकैडमी जेई पे आपको पढ़ के मजा आ रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली रिकमेंड योर फ्रेंड्स अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी 9th-10th, अनअकैडमी 11th-12th चैनल्स। ये चैनल्स पर भी आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। अगर कुछ आपके दोस्त हैं जो यहाँ पे इस तरह के एजुकेशन से अपनी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। नीट क्रैक करना ऑलमोस्ट एज बिग एन एग्जाम एज जेई एग्जाम। ठीक है। तो आप उन दोस्तों की हेल्प करें, उनको बताएं कि अनअकैडमी नीट एक चैनल है जिसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अनअकैडमी जेई चैनल पे मिल रहा है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल के सेशन में हम यहाँ पे ग्राफ्स का डिस्कशन फर्दर करेंगे। सो डोंट मिस आउट ऑन टुमारोज लेक्चर, एंड दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय।